नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आज आपसे समिति और संस्था में अंतर ये टॉपिक लेकर जुड़ने जा रही हूँ। हम सभी समिति और संस्था के नाम से परिचित हैं। ये हमारे एमए प्रीवियस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में देखने मिलता है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस डिफरेंस को पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं समिति और संस्था में अंतर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समिति किसे कहते हैं। तो समिति क्या है? समिति को मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। तो समिति क्या हुई? समिति व्यक्तियों का समूह है जिसको जानबूझकर उद्देश्यों के आधार पर बनाया जाता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य अनेक समितियों का निर्माण करता है और ये समितियां उसके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है। अब हम समझते हैं संस्था क्या है। सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। तो समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। समिति तो व्यक्तियों का समूह है और संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है जिससे कि वो संगठन कार्य करेगा। जनरली समिति और संस्था में कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम पढ़ते हैं समिति और संस्था में अंतर। इसकी परिभाषा से हमें समझ में आ गया कि समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह, और संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। ये दोनों ही विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और चूँकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई सारे संगठनों का निर्माण करता है, कई सारे संगठनों का सदस्य बनता है और इन सदस्यता के आधार पे संस्था और समिति का निर्माण होता है। इनमें सबसे पहला डिफरेंस हम देख रहे हैं, समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। तो समिति में क्या आएंगे? व्यक्ति, और संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। अर्थात जो संगठन का निर्माण किया गया है वो किस तरह कार्य करेगा, उसमें कौन सी कार्य प्रणाली अपनाई जाएगी, उसी को हम कहते हैं संस्था। सेकंड डिफरेंस है, समिति मूर्त है। अर्थात समिति को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, गिना जा सकता है। तो समिति एक मूर्त अवधारणा है क्योंकि इसमें व्यक्तियों का समूह होता है, व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। और संस्था अमूर्त है क्योंकि संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। थर्ड डिफरेंस है, समिति अस्थायी होती है। अर्थात व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति से जुड़ता है और जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह समिति से अपने आप को अलग कर लेता है। तो समिति जो कि विचार पूर्वक बनाई गई है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई है, उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर समिति से अपने आप ही सदस्यता समाप्त हो जाती है या व्यक्ति अपनी सदस्यता समाप्त कर लेता है। इसीलिए समिति अस्थायी होती है और संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होती है क्योंकि समिति जब बनाई है तो उसके नियम जो बनाए गए हैं वे लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए समिति की अपेक्षा संस्था एक स्थायी अवधारणा है। इसका अगला डिफरेंस है, समिति का अपना एक नाम होता है। जब भी कभी किसी उद्देश्य से किसी समिति का निर्माण किया जाता है, किसी संगठन का निर्माण किया जाता है तो उसका कोई ना कोई नाम अवश्य दिया जाता है। तो समिति का अपना एक नाम होता है। संस्था का अपना एक प्रतीक होता है। जैसे जो नियम हमने बनाए हैं उसी तरह से एक लोगो बनाया जाता है, कुछ प्रतीक बनाए जाते हैं कि ये हमारी संस्था के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना है। अगला डिफरेंस है, समिति व्यक्तिगत हित पर जोर देती है।
समिति में ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी व्यक्ति उससे जुड़ रहा है उसके हितों की पूर्ति हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जबकि संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है कि संस्था नियम इस तरह से बनाए जाते हैं कि समिति में जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करें और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखकर संस्था का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट अंतर है, समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं। अर्थात जब संगठन का निर्माण किया जाता है तो कुछ लिखित नियम भी बना लिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं वो औपचारिक रूप में समिति के साथ में जुड़े रहते हैं। और संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम जन रीतियों, प्रथाओं, परंपराओं और रूढ़ियों के रूप में होते हैं। संस्था के जो नियम होते हैं वे अलिखित भी हो सकते हैं, अनौपचारिक भी हो सकते हैं, विभिन्न प्रथाओं परंपराओं से चले हुए भी हो सकते हैं। इसका अगला डिफरेंस है, समिति विशेष हितों की पूर्ति करती है। जैसे कि समिति में हम देखते हैं कि हमने शिक्षा को ग्रहण करने के लिए या धार्मिक उद्देश्यों के लिए, आर्थिक उद्देश्यों के लिए किसी भी समिति को हमने ज्वाइन किया है, समिति का निर्माण किया है, तो समिति विशेष हितों की पूर्ति करती है, स्पेसिफिक। यदि हमने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी समिति को ज्वाइन किया है तो वो हमारे आर्थिक हितों की पूर्ति करेगी। शैक्षणिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने कि शिक्षा संस्थान को ज्वाइन किया, जैसे हमें MBA करना है, BTech करना है या ग्रेजुएशन करना है, तो वो हमारे शैक्षणिक हितों की पूर्ति करती है। तो समिति हमारे विशेष हितों की पूर्ति करती है, जबकि संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है। अर्थात संस्था से हमारी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है। नेक्स्ट है, समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती। अर्थात यदि मैंने किसी समिति की सदस्यता ली है तो ये आवश्यक नहीं है कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन भी उस समिति की सदस्य बने। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है। और संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। जो चीज़, जो नियम, कार्य प्रणालियाँ, जो प्रथाएं, जो परंपराएं मैंने सीखी है वो मैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करती हूँ, हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा में भी अपन ने पढ़ा था कि व्यक्तियों के समूह को समिति कहा जाता है जो जानबूझकर विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। तो मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं, और जबकि मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। अर्थात संस्था नियम है, कानून है, कार्य प्रणाली है, व्यवस्था है, इसलिए मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं। इसका अगला डिफरेंस है, समिति स्थापित की जाती है, संस्था का धीरे धीरे विकास होता है। समिति जानबूझकर विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और संस्था का विकास धीरे धीरे होता है। जैसे हमारी परंपराएं, हमारी प्रथाएं, कार्यप्रणालियाँ धीरे धीरे अपने स्वरूप में परिवर्तन भी करती रहती हैं और उनमें विकास भी होता रहता है। तो समिति जानबूझकर स्थापित की जाती है और संस्था का विकास धीरे धीरे होता है। समिति के कुछ उदाहरण भी मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, जैसे व्यापारिक समितियाँ, मजदूर संगठन, धार्मिक समाज, कॉलेज, वैज्ञानिक समाज, संगीत मंडल, महिला मंडल, ये कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो समिति को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात विभिन्न अलग अलग हितों को ध्यान में रखते हुए जिन संगठनों का निर्माण किया जाता है वे समिति हैं। शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कॉलेज का निर्माण किया गया है। धार्मिक आपकी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए कई धार्मिक समाज बना दिए जाते हैं। महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई सारे महिला संगठन कार्य कर रहे हैं। यदि किसी की रुचि संगीत में है तो उसके लिए संगीत मंडल बना दिए गए हैं। तो ये विभिन्न समितियां हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। और संस्थाएं क्या हैं? संस्थाएं उस समिति के जो विभिन्न उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो कार्य व्यवस्था बनाई गई है, वे संस्था कहलाती हैं। इसीलिए संस्था अमूर्त है।
आप सभी को समिति और संस्था में अंतर समझ आ गया होगा। समिति किसे कहते हैं, संस्था किसे कहते हैं, क्या हम समिति की सदस्यता ले सकते हैं, क्या हम संस्था की सदस्यता ले सकते हैं, संस्था कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है या नहीं। ये सारे डाउट आपके निश्चित रूप से इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायी रहेगा। तो अधिक से अधिक वीडियो को सुनें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू सो मच।